अशोक जी ने जो नैरेटिव सेट किया, यानी सपा ने जो नैरेटिव सेट किया, वो एक कसौटी तय करता है अशोक जी के अब तक के वक्तव्य से। उन्होंने 100 आरोप लगाए गए, अयोध्या में ने ये किया, विधर्मी है, कुकर्मी है, सब बता दिया। क्या जमीन का ऐसा, जमीन का वैसा, और चांदमारी की जमीन और इसकी जमीन और अडानी की जमीन और बडानी की जमीन, सब बता दिया। अगर ये मान लेते हैं, इसी को कसौटी मान लेते हैं, हम तो कहते हैं भाई जिसमें राजी रहो वो उसमें हाँ करो, लेकिन हाँ करो, भागो नहीं। इसी को मान लेते हैं कि मिल्कीपुर का परिणाम आया सपा के पक्ष में, तो माना जाएगा कि जितनी बातें अशोक जी ने कही वो सब जनता के समझ में आ गई। और अगर अशोक जी की पार्टी हार गई तो फिर हम ये नहीं चलने देंगे कि वहाँ पर पिस्टल दिखाई और तमंचा दिखाया और गुलेल, सिपाही के हाथ में गुलेल थी और डंडा था और छड़ी थी, ये सब नहीं चलेगा ना, क्योंकि ये तो मैंने 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ तभी खारिज कर दिया था ये सब प्रचार। इस प्रचार का कोई अर्थ नहीं। सीसा मऊ लंदन में था, कैसे जीत गए? लंदन था, वहां दूसरी फोर्स थी, वहां तमंचा नहीं था, वहां पुलिस के पास गुलेल थी, बात राइफल नहीं थी। अरे तेज प्रताप कैसे जीत गए? ठीक है, वोट घट गए, वो पार्टी का कारण होगा, लेकिन जीते ना। ये नहीं चलेगा कि जहां हम जीते वहीं इलेक्शन वैध। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात पर एक लंबी तकरीर की कि ये प्रचार अब बंद कर दो, ये प्रचार खिन्नता पैदा करता है, अब ये अर्थहीन हो चुका है, इसमें विश्वसनीयता नहीं बची कि हम जीतेंगे तभी इलेक्शन पवित्र मानेंगे, वरना चाहे जो कर लो, हम तो छत पर खड़े होकर चिल्लाएंगे इलेक्शन गलत हुआ। ठीक नहीं, बच्चा फेल हो चाहे पास हो, ये ना कहो कि नहीं नहीं इम्तिहान ही गलत हुआ, मेरा लड़का फेल कैसे हो गया? अरे लड़का पढ़ा नहीं फेल नहीं होगा। इसलिए मैं तो कहता हूं इसी पर सेट कर लो। अगली बार जब अशोक जी के पास आएंगे तो उनसे इसी पर वाचा भरवाएंगे कि इसी पे हम ही भर लो, जितने आरोप आप लगा रहे हैं हम सब सही मान लेंगे। अगर सपा जीती और अगर सपा हार गई तो हम सब मानेंगे झूठा था प्रचार। खैर ऋचा सिंह, लड़ाई बड़ी है और लड़ाई कड़ी है, चूंकि एक सीट का बहुत महत्व तो नहीं होता, मैंने कहा, और ऐसा भी नहीं कि यहां से कोई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको जो एक नैरेटिव देने की कोशिश की 4 जून के बाद से कि हमने अयोध्या में हराया, हालांकि वो टेक्निकली थोड़ा विचित्र था नैरेटिव। फैजाबाद लोकसभा सीट है, अयोध्या विधानसभा सीट है, और अयोध्या विधानसभा सीट में भाजपा आगे थी सपा से, अवधेश पासी पीछे थे लल्लू सिंह से। लेकिन खैर जो भी, अब भाजपा को एक बार यहां अपना झंडा तो फहराना होगा अगर पुरानी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पानी है, और नहीं ऐसा हुआ तो जो न मानियो ब्रह्मसर तो महिमा मिटे अपार, तो अपार महिमा मिट जाएगी। ऋचा जी। जी आदरणीय अमिताभ सर, बिल्कुल समाजवादी पार्टी फेक नैरेटिव फैलाने की माहिर पार्टी हो चुकी है। अभी हाल में ही उपचुनाव हुए थे जिसमें कुंदरकी, जो कि अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है, वहां पे समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है। करहल और सीसा मऊ में इनको जीत मिली है, लेकिन वहां पर भी इनके वोट प्रतिशत का अंतर लगातार घटता चला जा रहा है, और ये तीनों सीट ही मिल्कीपुर का जो परिणाम आने वाला है उसकी रूपरेखा को तय कर देते हैं। क्योंकि ये लगातार पीडीए की बात करते हैं, कुंदरकी में अल्पसंख्यकों ने इनको बता दिया कि अल्पसंख्यक इनके साथ नहीं है, और जिस तरीके से अयोध्या में समाज की अंतिम पंक्ति से आने वाली बच्ची 12 साल की जो मात्र थी, उसके साथ समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष और उसके नौकर ने जिस तरीके से महीनों उसका शोषण किया, ये तो एक तरफ था, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वयं उस बच्ची के लिए डीएनए टेस्ट की मांग करके दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी सोच को स्पष्ट कर दिया है, जिसका जवाब आने वाले मिल्कीपुर के उपचुनाव में अयोध्या की जनता देगी। और एक और महत्वपूर्ण बात है अमिताभ सर, जब पिछली बार अयोध्या का परिणाम आया
तो इनको ये मिल्कीपुर का परिणाम आया, तो इनको ये भी याद रखना चाहिए कि गठबंधन के बावजूद ये मात्र 8,000 के अंतर से उस सीट को जीत पाए थे। और अब तो पीडीए के खोखले नारे की भी हवा निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से मिल्कीपुर उपचुनाव को लड़ेगी। लगातार मुख्यमंत्री जी वहां की जन समस्याओं को लेकर पूरी तरीके से जनता के बीच में बने हुए हैं, और जनता सिर्फ मिल्कीपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को आज स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है, जिसका परिणाम हमें मिल्कीपुर के उपचुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन पीडीए की जिस पिछड़े और दलित समाज की ये बात करते हैं और महिलाओं की जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया है, उसका जवाब इनको जरूर मिलेगा। और एक और बात है कि अभी ये बात कर रहे थे, जिसको आपने भी कहा कि अयोध्या का राजा बताया था अवधेश प्रसाद जी को, तो ये पूरा देश इनको बताएगा कि हमारे तो राजा सिर्फ एक हैं, और वो है राजा राम, जिसका परिणाम इनको मिल्कीपुर के उपचुनाव के परिणामों के रूप में 8 तारीख को देखने को मिलेगा। बशर्ते उसके बाद ये ईवीएम का रोना ना रोए, इनको इसके लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक ठीक। नवेश जी को बार बार पीडीए की बात होती है। 9 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ, बहुत हाई प्रोफाइल बाई इलेक्शन था। अखिलेश यादव अपनी कसम तोड़कर घर से निकले थे, हर बाई इलेक्शन में गए, वरना वो बाई इलेक्शंस में जाते नहीं थे। भाजपा ने भी खूब मेहनत की और नतीजा आया 7 और 2। और 7-2 भी मैं एक तरफ कर दूं, कुंदरकी ने तो सारा समाजशास्त्र ही बदल दिया, सपा का नहीं, पूरे देश की राजनीति के लिए एक स्टडी केस हो गई कुंदरकी, पूरे देश की राजनीति के लिए। ओवैसी को भी उसका अध्ययन करना चाहिए, राहुल गांधी को भी, अखिलेश यादव को भी, योगी आदित्यनाथ को भी, कि आखिर कुंदरकी में हुआ क्या। 65% से ज्यादा मुसलमान और सपा की जमानत जब्त। क्या हम उसको माने कि कुछ बड़ा शिफ्ट हुआ है, गोल शिफ्ट हुआ है कहीं? क्योंकि कुंदरकी सामान्य जीत नहीं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार 5,000 वोट से हार जाता, भाजपा का 5,000 से जीत जाता कुंदरकी, तो शायद मैं उसको इतना बड़ा केस नहीं मानता। नवेद जी, लोकतंत्र को जो मानता है वो चुनावी परिणाम और उसका वोटिंग पैटर्न को मानना ही पड़ेगा। अगर आप और हम और पूरा भारत और पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र को मानती है और उसको ये पता चलता है कि एक विधानसभा क्षेत्र या एक लोकसभा क्षेत्र में जहां मुस्लिम आबादी 50% या इससे अधिक है और वहां पर समाजवादी पार्टी हारती है या बीजेपी जीतती है, तो ये मानना ही पड़ेगा कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। और ये मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का विश्वास कमजोर हुआ है, ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस गठबंधन के आप बात कर रहे हो, जिस पीडीए की बात कर रहे हो, उस पीडीए में मुसलमानों के अलावा मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है। यानी हिंदू समाज पिछड़ा और दलित समाज भी हिंदू ही समाज है। एक बात को मैं याद दिलाना चाहूंगा, लास्ट ईयर इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा जैसा एक भव्य दिव्य कार्यक्रम चल रहा था और पूरे देश में हिंदुत्व की लहर थी। लेकिन इस वर्ष भी, इस चुनावी मौसम में भी हिंदुत्व की वेग तेज होगी, क्योंकि कुंभ मेला अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। इस कुंभ के आयोजन में देश के हिंदुत्व की आस्था का परीक्षण होता है, प्रदर्शन होता है और पता चलता है कौन सनातन धर्म से जुड़ा है और कौन नहीं जुड़ा है, कौन इसकी आस्था पर विश्वास करता है, कौन नहीं करता है। एक तो अयोध्या में चुनाव, दूसरा प्रयागराज में कुंभ। यानी आप अगर सनातन धर्म की आस्थाओं से जुड़े हैं तो आपको उस अनुष्ठान में शरीक होना पड़ेगा। मनीष भाई की ये बात सही है और इस पर गौर किया जाए, चाहे राम मंदिर के दर्शन हो, चाहे कुंभ का स्नान हो। एक तरफ ये चैलेंज जरूर होगा अखिलेश यादव जी जैसे नेताओं का, और दूसरा मनीष जी का ही बिंदु मैं उठाऊंगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि पासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक वहां पर है और बहन जी वहां पर कैसा रोल अदा करती हैं। सिर्फ चुनाव लड़ती हैं या दमखम से लड़ती हैं? यहाँ पर बसपा के चुनाव लड़ने का और दमखम से लड़ने का, जैसे अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी को लेकर तमाम लोगों ने प्रदर्शन किया, बसपा ने भी किया, लेकिन बहन जी निकली नहीं। बहन जी का निकलना बहुत जरूरी होता है, वहां भतीजे से काम नहीं चलता है। अगर अयोध्या की सरजमीन पर बहन जी 4 सभाएं कर लेती हैं तो उसका असर होगा। पासी समाज जो
आधार होगा समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का, वो अगर खिसक गया तो वाकई समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब देखना यह है कि बहन जी का रोल क्या होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बहन जी 4 सभाएं करें और वहां उनके समाज का वोट उधर शिफ्ट ना हो। तो ये बड़ी चीज है जिसको देखना पड़ेगा, समय के साथ पता चलेगा। बिल्कुल। मनीष अग्रवाल, 3 चीजें हैं जो उस उपचुनाव के बाद से घटी हैं। 3 चीजें। कुंभ 13 तारीख को शुरू हो जाएगा और जब तक वोट होगा, परिणाम आएगा, तब तक कुंभ चल रहा होगा। कुंभ, संभल भी एक बड़ा आइकॉन है। संभल भौगोलिक सीमा नहीं है, वो संभल म्यूनिसिपल काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूं, कारपोरेशन की। संभल एक आइकॉन हो गया है, एक प्रतीक हो गया है एक नई वेव का। और अयोध्या में भगवान रामलला सरकार के नवीन विग्रह के विराजित होने के 1 वर्ष पूरे होने, तिथि के हिसाब से, अंग्रेजी तारीख से नहीं, तिथि के हिसाब से 11 तारीख को वो तिथि पड़ रही है। तो अयोध्या में पूरा एक वैसा ही चित्र खींचने की कोशिश का प्रयास हो रहा है जैसा 22 जनवरी को हुआ था। यानी अयोध्या फिर जागृत होगी, संभल जागृत हुआ, कुंभ जागृत होगा। 3 बड़ी जागृतियों के बीच में मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा होगा। मनीष जी, सही कह रहे हैं। 11 तारीख को महाराज जी अयोध्या जाएंगे भी, वहां जलाभिषेक करेंगे। दूसरे, महाराज जी ने जो है ना सनातन धर्म के लिए इंडिया में, यूपी में एक नए आयाम प्रस्तुत करे हैं, चाहे संभल हो चाहे कुंभ हो। आज आप देखिए कुंभ की भव्यता देखिए, कुंभ का जिक्र देखिए, कुंभ की आस्था देखिए, अयोध्या की आस्था देखिए। महाराज जी ने मिल्कीपुर में जो भी चुनाव रिजल्ट आया हो, फैजाबाद में जो भी चुनाव रिजल्ट आया हो, कभी भी अयोध्या को अपने हमेशा सीने में रखा। कभी उन्होंने कोई परहेज नहीं करा, न जाने में न आने में। हफ्ते में 2 बार भी जाते हैं, 3 बार भी जाते हैं। उनकी सनातन धर्म के प्रति जो आस्था और जो मेहनत है ना उत्तर प्रदेश में और भारत में, वो एक नया उदय लेके आ रही है। नावेद जी बिल्कुल सही कह रहे थे। कुछ कारण चुनाव में ऐसे हैं जो वक्त वक्त पे चेंज होते रहते हैं, जिनका कारण बनता है या बिगड़ता है। लेकिन अगर आप हिंदुत्व और सनातन की लहर महाराज जी के नेतृत्व में देखिए तो वो एक नया आयाम छू रही है। मिल्कीपुर का चुनाव तो उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण होगा। चुनाव भाजपा जीतेगी, चुनाव जीतती रहेगी, लेकिन धर्म के प्रति जो कार्य हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं 2024 के चुनाव में भाजपा जो है ना कुछ सेकुलर की तरफ चली गई थी कि अब हम सर्वधर्म समभाव में जिएंगे। अपने कोर वोटर को भूल गई थी, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को भूल रही थी, जो कि भाजपा के जन्म का कारण था। उस चीज का भाजपा ने करेक्शन करा है। 2024 के चुनाव के बाद भाजपा अपने कोर पे वापस आई है, हिंदुत्व को वैसे ही एग्रेसिवली आगे लेके चल रही है और उसका फायदा यूपी ही नहीं पूरे भारत के चुनावों में दिख रहा है। आप देखिए महाराज जी जितना मिल्कीपुर के चुनाव में जाएंगे उतनी ही उनकी व्यस्तता दिल्ली में भी होगी। दिल्ली में अभी से उनके बैनर पोस्टर लगना शुरू हो गए हैं, वहां पे भी वो बहुत डिमांड में है। तो हमें ये देखना होगा कि ये संस्कृति में बदलाव जो उत्तर प्रदेश में आ रहा है, इसे जनता कैसे लेती है।